देखिए, आज के इस चकाचौंध भरी दुनिया में इंसान रात दिन एक करके पैसा कमा रहा है कि नहीं। कोई ठेला लगाकर कमा रहा है तो कोई प्राइवेट जॉब करके कमा रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो कोई अपना बिजनेस कर रहा है। अब इन सभी जगहों से जो कमाई हो रही है, इनमें से कुछ पैसा तो हमारे डेली रूटीन के खर्चों में चला जाता है। कुछ पैसों से हम अपना सपना पूरा कर लेते हैं, जैसे कि आईफोन ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, बढ़िया सा गाड़ी ले लेते हैं, प्लॉट ले लेते हैं। अब इन सभी खर्चों के बाद जो पैसा बचता है, उससे हम ये सोचते हैं कि इसको कहीं ऐसे जगह पर इन्वेस्ट किया जाए, निवेश किया जाए, जहां पर हमारा पैसा भी बचा रहे और महीने की हमें या फिर साल की अच्छी खासी इनकम जो है तो होती रहे। कुल मिलाकर कहा जाए तो हमारा पैसा ही हमको पैसा बनाकर देता रहे। तो इसके लिए अपने भारत में इन्वेस्टमेंट के कई तरीके हैं। उनमें से आज हम आपको 6 ऐसे तरीके के बारे में बताएंगे जो बहुत से एम्प्लॉई, छोटे बड़े बिजनेसमैन या फिर मैं खुद भी अपनाता हूं। तो चलिए देखते हैं भारत में ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं जिनमें इन्वेस्ट करके लोग पैसे से पैसे बना रहे हैं। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सबसे पहला तरीका जो नाम आता है वो है एफडी, यानी कि फिक्स डिपॉजिट। कहीं पे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात हो रही हो और वहां पर एफडी वर्ड ना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने अपने बुजुर्गों से, बाप दादा से सुना होगा कि वो लोग एफडी कराकर रखते थे। ये पैसे निवेश करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि यहाँ पर 7 दिन से लेकर 10 साल के लिए हम अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मान के चलिए आज आपके पास 1 लाख रुपए है और उसे आपने फिक्स डिपॉजिट करा दिया, तो 1 साल के बाद वो बढ़कर 1,06,000 रुपए हो जाएगा। और उसके बाद मान लीजिए कि आपने और भी आगे के लिए फिक्स डिपॉजिट कराया, तो आगे का जो 6% या 9% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उसमें आपको 1,06,000 रुपए के ऊपर मिलेगा। यहाँ पर जो है तो एफडी में रेगुलर इनकम के साथ साथ DICGC इंश्योरेंस भी मिलता है। तो 5 लाख रुपए तक का आपका जो एफडी है वो कहीं ना कहीं सिक्योर रहता है। मान लीजिए किसी कारण से बैंक डूब भी गई, फिर भी आपको 5 लाख रुपए जो है तो आपका सेफ रहेगा। SBI के एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अपने भारत में टोटल 74 मिलियन एफडी अकाउंट है। आप समझ सकते हैं कि लगभग 7 करोड़ 40 लाख एफडी अकाउंट खुले हुए हैं, जिसमें 34 लाख करोड़ रुपए जो है तो डिपॉजिट किया गया है। सीनियर सिटीजन में एफडी का जो ट्रेंड है वो लास्ट 5 साल में 143% बढ़ा है। और यहाँ तक कि कोविड के बाद ये देखा गया है कि सीनियर सिटीजन के अलावा जितने भी एम्प्लॉय हैं या फिर बिजनेसमैन हैं, वो भी एफडी कराने लगे हैं। इसके चलते 2023 में बैंक डिपॉजिट के शेयर में एफडी का जो शेयर है 6.3% जो है तो बढ़ गया है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन फाइनेंस एक्सपर्ट की माने तो उनके अकॉर्डिंग यदि आप 20s या फिर 30s में, यानी कि यदि आप 20 साल या फिर 30 साल के हैं, तो एफडी में इन्वेस्ट करना आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि इसमें 6 से 9% का रिटर्न मिलता है, जो कि इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है। इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि मान के चलिए आज आप एक मोटरसाइकिल लेने जाते हैं जिसका आज के टाइम पर रेट 1 लाख रुपए है, लेकिन 1 साल बाद बढ़कर वो हो सकता है कि 1,08,000 रुपए हो जाए। लेकिन यहाँ पर यदि आप अपने पैसे को एफडी में रखते हैं तो हो सकता है वो 1 लाख बढ़कर 1,06,000 ही हुआ, तो कहीं ना कहीं अगले साल आप जो है तो उस गाड़ी को नहीं खरीद पाएंगे। अभी पिछले साल हमारे भारत का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4% का था। अब मान लीजिए कि आपका पैसा बढ़कर 1,06,000 रुपए हो भी गया, तो 1,06,000 की वैल्यू कम हो गई, और साथ ही में इसमें आपको इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत एफडी में टैक्स भी लगेगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे ये जो पैसा है या तो इन्फ्लेशन तक पहुंचता है या तो इन्फ्लेशन से कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, यदि आप सेविंग अकाउंट में पैसा छोड़ देते हैं तो वहां पर आपको 2.5% का मिलता है, लेकिन यदि आप एफडी करा देते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 6%, 7%, 8-9% तक मिलता है, जो कहीं ना कहीं देखा जाए पैसा घट तो नहीं रहा है लेकिन बढ़ भी नहीं रहा है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि सेविंग अकाउंट में रखने से अच्छा है कि एफडी करा लिया जाए। तो ये एक तरीका हो गया इन्वेस्टमेंट का, जहां पर हमें रिटर्न तो कम है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो पैसा है वो सेफ एंड सिक्योर है और हमारे बुजुर्गों का बहुत अच्छा खासा ट्रस्ट है। अब इसके बाद इन्वेस्टमेंट करने का जो दूसरा तरीका है वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट यानी कि आप कहीं पे प्लॉट ले लें, कहीं पे फ्लैट ले लें, कहीं पे जमीन ले लें, और इससे जो है तो हमें एक रेंटल इनकम जो है तो होती है। एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्ट की माने तो भारत में रियल एस्टेट का जो मार्केट है 2030 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा और 2047 तक $5.8 ट्रिलियन तक पहुंचेगी। इसके पीछे का रीजन ये है कि हमारे भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब लोग इतने बढ़ जाएंगे तो इनको जगह चाहिए, घर चाहिए, इससे डिमांड अच्छी खासी बढ़ती जाएगी और रेट भी जो है तो बढ़ता ही जाएगा। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यदि हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो हमारे पास एक बड़ा अमाउंट होना चाहिए, हमारे पास एक बड़ी कैपिटल होनी चाहिए। मान के चलिए कि आज आपके पास 40 लाख रुपए है, तो उसमें से आप 20 लाख रुपए का प्लॉट लेते हैं और 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उसमें 5 कमरे यानी कि रेंटल के तौर पर बनवाते हैं, जिसमें कि लगभग डबल रूम प्लस लेट बाथ किचन बनवाते हैं। एक रूम का रेंट यदि हम 3,000 रुपए रखा जाए, हो सकता है कुछ शहरों में इसका रेंट हाई हो जाता है, या फिर मान लीजिए छोटे शहर है तो वहां पर हमें जो है तो कम रेंटल इनकम मिलती है। हम एवरेज 3,000 रुपए पकड़ के चलते हैं, तो महीने का हो गया लगभग 15,000 रुपए, साल का लगभग 1,80,000 रुपए, यानी कि हमने जो 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किया उसका 4.5%। अब इसके साथ ही में
रियल एस्टेट में 5 से 6% की ग्रोथ रेट देखी जाती है। यानी कि हर साल हमने जो प्रॉपर्टी खरीदी है, हमने जो बिल्डिंग बनाई, उसका जो रेट है वो 5 से 6% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो रेंटल इनकम हो गया और प्लस साथ ही में प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन मिलाकर हमें जो रेंटल यील्ड बन रहा है वो लगभग 10% का मिल रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में देखा जाए तो 10% एक अच्छा खासा रिटर्न जो है तो माना जाता है। अब इसके साथ ही में यहाँ पर आप एक छोटा सा खेल खेल सकते हैं। यदि आप मान लीजिए 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कहीं पे दुकान ले लेते हैं, कहीं पे कमर्शियल जगह पे यदि आप कोई फ्लैट ले लेते हैं, ऑफिस ले लेते हैं और उससे आप रेंट पे दे देते हैं, तो हो सकता है कि वहां पर आपको जो है तो 20,000 रुपए महीने की इनकम मिले, 40,000 तक मिल सकती है। तो यहाँ पर आपके लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप कमर्शियल लें तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि शुभम भाई हमारे पास इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारे पास छोटा छोटा अमाउंट है, फिर हमारे पास बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, तो हम कैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो इसका एक सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट का तीसरा तरीका भी है, वो है रीट्स। रीट्स यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक तरह के ट्रस्ट होते हैं जो सभी से छोटे छोटे अमाउंट कलेक्ट करके बड़े रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि कहीं पे मॉल ले लिया, कहीं पे ऑफिस ले लिया, और वहां से जो रेंटल इनकम आती है उसे आपको एज अ डिविडेंड के तौर पे देते हैं, जिससे कि आपको जो है तो रेंटल इनकम होती है। रीट्स में ग्रोथ देखें तो इकोनॉमिक टाइम के अकॉर्डिंग रीट का जो मार्केट है 2026 तक $60 बिलियन तक पहुंच जाएगा। इसमें एक सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? कि मान लीजिए कि आपके पास 1,000-2,000 रुपए है और आपको लगता है कि रियल एस्टेट का जो मार्केट है वो बूम करेगा और आप उससे रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप 1,000-2,000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि रीट्स का जो स्टॉक प्राइस है वो लगभग 300-400 रुपए के आसपास रहता है। इसमें एक सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि यदि हमारे पास छोटा अमाउंट भी है फिर भी हम उसे जो है तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें यदि हम कॉन्स की बात करें तो इससे आपको रेंटल इनकम तो होती है एज अ डिविडेंड के तौर पे, लेकिन प्रॉपर्टी का जो रेट बढ़ रहा है उसमें आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। मान लीजिए कि आपने कहीं पे 1,00,000-2 लाख रुपए की एक छोटा सा प्लॉट खरीद लिया और उसको आपने रेंट पे दे दिया, तो वहां से आपको रेंटल इनकम तो हो ही रही है और साथ ही में आपके प्लॉट का रेट भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ रेंट मिलता है, लेकिन आपको जो रेट बढ़ रहा है उसमें आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। तो वैसे कहीं ना कहीं देखा जाए, मान लीजिए हमारे पास छोटा अमाउंट है, उसे हम इन्वेस्ट करके अपना एक रेंट जनरेट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बढ़िया तरीका हो सकता है। अब बात आती है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करें, तो इसमें जो है तो डीमेट अकाउंट के थ्रू जो है तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके लिए सेबी रजिस्टर ब्रोकरेज ऐप होते हैं, जैसे कि ग्रो है, एंजल वन है, जीरोधा है, इनके थ्रू आप कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप चाहें तो फ्री में अपना डीमेट अकाउंट वगैरह खोल सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने तरीके से भी थोड़ा सा रिसर्च, जांच पड़ताल वगैरह कर लीजिएगा। तो ये हो गए 3 तरीके। अब इसके बाद इन्वेस्टमेंट करने का जो चौथा तरीका है वो है इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड। इस टाइम पर इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। हर कोई, आपने देखा होगा कि हर कोई बातें करते रहता है कि भाई साहब आज इस स्टॉक का रेट बढ़ गया है, इस स्टॉक का रेट घट गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मार्केट में शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और लोग इसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। भारत में लगभग 5 करोड़ से अधिक लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। सोचिए 5 करोड़ से अधिक लोग। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2024 में म्यूचुअल फंड की जो इंडस्ट्री है वो 68 लाख करोड़ पार कर चुकी है, यानी कि लोगों ने 68 लाख करोड़ रुपए जो है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है अपने भारत में। अब देखिए इतना अमाउंट इन्वेस्ट करने के पीछे का रीजन ये है कि म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा रिटर्न तो मिलता है, लेकिन हाई रिस्क भी रहता है। लेकिन इसमें हमें एक सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि मान लीजिए यदि हम किसी एक कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर हम एक कंपनी के ऊपर डिपेंड रह जाते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि यहाँ पर जो फंड मैनेजर होते हैं वो हमारे पैसे को अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स में लगाते हैं। तो मान के चलते हैं कि 10 कंपनी में लगाया, उसमें से यदि एक कंपनी नहीं भी चली और 9 चल गई, तो हमारा जो पैसा है वो हमको अच्छा खासा रिटर्न जो है तो मिल जाता है। अभी यदि हम रिटर्न की बात करें कि लास्ट 1 साल में, 2 साल में किन फंड ने कितना दिया है, तो हाल ही में जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, मैंने फिलहाल अभी अपना ग्रो ऐप खोल लिया है। तो यहाँ पर यदि हम अपने इंडिया के जो पॉपुलर फंड की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि स्क्रीन में देखिए, ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लास्ट 1 साल में 11% का रिटर्न जो है तो मिला है। लास्ट 3 साल में आप देखेंगे तो 37.50% का एनुअलाइज्ड रिटर्न मिला है। यानी कि यदि हम इसका फंड कैलकुलेटर, इसके रिटर्न की बात करें, मान लीजिए कि आज आपने 1 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो वो आज के टाइम पर 1,11,000 रुपए हो गए होते। अब इसमें थोड़ा बहुत टैक्स वगैरह भी कटेगा यदि मान लीजिए इसको हम रिडीम करते हैं तो। और यदि आपने 3 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो हो सकता है कि आपका 1 लाख रुपए 2,59,000 रुपए हो गया होता। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर रिटर्न अच्छा खासा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत रिस्क भी रहता है। यदि मैं अपने डैशबोर्ड की बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको टोटल ओपन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए अभी हाल ही में हमने कुछ पैसे जो है तो इसमें इन्वेस्ट किए और यहाँ पर हमें जो है तो लगभग 12,460 रुपए का जो है तो रिटर्न देखने को मिला है। अभी ये फिलहाल कुछ दिन पहले बढ़ के लगभग 25,000 रुपए हो गया था, लेकिन थोड़ा सा मार्केट नीचे गया है तो 12,000 रुपए हो गया। मुझे बिलीव है कि लगभग साल 2 साल में मेरे को अच्छा खासा
खासा रिटर्न जो है तो मिल जाएगा। ये तो म्यूचुअल फंड की बात हुई। वहीं पर यदि हम स्टॉक्स की बात करें तो देखिए कुछ दिन पहले लगभग हमने टाटा मोटर्स पे कुछ इन्वेस्ट किया हुआ था, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग -17,000 रुपये हमारा लॉस में चल रहा है। अब टाटा मोटर्स का स्टॉक किस रीजन से गिर रहा है इसके बारे में नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है कि आने वाले टाइम पर टाटा जो है तो रिकवर करेगी, हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसका अच्छा खासा जो है तो रिटर्न बनाकर देगी। मेनली होता क्या है कि यदि हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर हम एक कंपनी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। यदि उसका स्टॉक गिरा तो हमारा जो NAV है, हमारा जो प्राइस है वो भी घटा। लेकिन यदि मान लीजिए यदि हम म्यूचुअल फंड में करते हैं तो वहाँ पर हम 100 कंपनी का ग्रुप होता है, तो वहाँ पर मान लीजिए एक कंपनी लॉस में भी जा रही है और बाकी 50 कंपनी बढ़ रही है, तो वहाँ पर अपना जो पैसा है वो सेफ जगह में इन्वेस्ट रहता है। अब देखिए यदि हम स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड की कंपेरिजन की बात करें तो यदि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आप कंपनी वगैरह का डाटा देख सकते हैं या फिर आपको रिसर्च करने का अनुभव है, तो वहाँ पर आप स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं किसी भी कंपनी के। लेकिन यदि आप कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ये सब डाटा देखने का कि भैया कौन सी कंपनी आगे जा रही है, किसका स्टॉक घट रहा है, किसका स्टॉक बढ़ रहा है, तो वहां पर आप म्यूचुअल फंड जो है तो सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, तो लगभग 3 साल में आपका अमाउंट जो है तो 2 लाख रुपए हो गया, या फिर 5 साल में आपका अमाउंट जो है तो 2 लाख हो गया, डबल हो गया, 3 गुना हो गया। ये अलग अलग फंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो यदि आप अपने काम में बिजी हैं, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो वहां पर आप जो है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें इन्वेस्ट कैसे करें, तो देखिए सेबी रजिस्टर कुछ ब्रोकरेज ऐप होते हैं, जैसे ग्रो है, एंजल वन है, जीरोधा है, इनके थ्रू आप कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहां से आप जो है तो फ्री में अपना डीमेट अकाउंट जो है तो बनाकर ये इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड के बाद इन्वेस्टमेंट का जो 5वां तरीका है वो है बॉन्ड इन्वेस्टिंग। बॉन्ड इन्वेस्टिंग FD की तरह ही रहता है, बस इसमें इन्वेस्टमेंट और रिटर्न के मामले में थोड़ा बहुत फर्क होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने इंडिया का जो बॉन्ड मार्केट है वो 2.69 ट्रिलियन US डॉलर तक पहुंच चुका है, जिसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड 602 बिलियन US डॉलर के हैं और गवर्नमेंट बॉन्ड 2.08 ट्रिलियन US डॉलर के हैं। और इसके साथ ही में इंडिया का जो बॉन्ड मार्केट है वो 6.5% के रेट से लगातार ग्रो कर रहा है। अभी आपको लग रहा होगा कि यार शुभम भाई ये बॉन्ड क्या होता है, थोड़ा सा इसको आसान भाषा में समझाइए। तो देखिए मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिसको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले तो अपना खुद का पैसा लगाते हैं। अब मान लीजिए खुद के पैसे में भी कमी पड़ रही है तो दूसरा वो लोन लेते हैं, तो लोन का पैसा उसमें लगा लिया। अब इसके बाद भी यदि पैसे की कमी होती है तो वो लोग बॉन्ड रिलीज करते हैं, जिसे हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर जो है तो खरीदते हैं, यानी कि हम जैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं। और इसके बदले में कंपनी हमें एक फिक्स रिटर्न देने का वादा करती है। अब देखिए किसी भी कंपनी का कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदने से पहले उसके बारे में रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर उस कंपनी का हिस्ट्री क्या रहा है। हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं हो सकता है कंपनी लौटा ही ना पाए, हो सकता है वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट ही ना कर पाए, तो यहाँ पर कंपनी के बारे में प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही उसका जो है तो बॉन्ड खरीदें। अब यदि हम रिटर्न की बात करें तो देखिए अलग अलग कंपनी का अपना अपना रिटर्न है। हो सकता है कोई ये कंपनी 10% का रिटर्न दे, तो हो सकता है कोई ये कंपनी 11% का रिटर्न दे, तो यहाँ पर हमें एक फिक्स रिटर्न जो है तो मिलता है। तो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के बाद यदि हम 6वें तरीके के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो वो है गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करना। अब आप देख रहे होंगे कि पुराने समय से लेकर आज तक गोल्ड का जो ट्रेंड है वो लगातार चलता आ रहा है और इन फ्यूचर और भी चलता ही रहेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे जो बब्बा दादा होते थे वो लोग भी सोना चांदी खरीद के रखते थे। उनका एक तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे था और सेकंड ये भी था कि हमारे बच्चों के शादी वगैरह में काम में आएंगे, फिर मान लीजिए कभी कोई समस्या होगी तो वहाँ पर हम सोना बेचकर जो है तो पैसा ले लेंगे और उससे जो है तो अपने समस्या का समाधान कर लेंगे। और ये एक बहुत ही सही तरीका भी था। अभी देखिए 2011 में सोने का रेट जो है तो 25,000 के आसपास था और यहाँ पर आप देखेंगे 2011 के बाद 2021-22 में सोने का रेट लगभग 50,000 हो गया, तो यहाँ पर लगभग डबल होने में 10 साल लग गए। लेकिन 50,000 को अभी आप देखेंगे कि 1 लाख पहुंचने में सिर्फ 3 साल का टाइम लग रहा है और आज के टाइम पर आप देख रहे होंगे कि सोने का रेट लगभग 1 लाख के आसपास घूम रहा है। हो सकता है कि आने वाले टाइम पर 2 साल में ही सोने का रेट 2 लाख हो जाए। अब इसका फिक्स तो नहीं कह सकते, लेकिन इतनी डिमांड जो देखने को मिल रही है, लास्ट जो डाटा देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि सोने का रेट 1 ही साल में डबल हो जाए कि 2 साल में डबल हो जाए। अब ये तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर गोल्ड का रेट तो बढ़ेगा, लेकिन आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है या फिर आपके पास 10,000, 20,000, 50,000 रुपये नहीं है और आप चाहते हैं कि आप 1,500 रुपये ही गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसका एक बेस्ट सोल्यूशन है कि आप गोल्ड ETF खरीद सकते हैं या फिर गोल्ड के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर क्या होगा कि आपका जो पैसा है वो गोल्ड में लग जाएगा। तो मान लीजिए गोल्ड का रेट बढ़ेगा तो आपका जो पैसा है, आपकी जो NAV है वो भी बढ़ती चली जाएगी और आपको अच्छा खासा जो है तो रिटर्न देखने को मिलेगा। चाहे हम बड़े बुजुर्गों की बात करें या फिर बड़े बिजनेसमैन की बात करें या फिर छोटे एम्प्लॉय की बात करें, तो हर कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। एक तो पहला कारण तो ये है कि मान लीजिए हमें कोई दिक्कत आई तो वहाँ पर हम गोल्ड बेचकर जो है तो अपना पैसा ले लेंगे और सोल्यूशन कर लेंगे। मान लीजिए कभी कोई ऐसा फाइनेंशियल दिक्कत आई तो। सेकंड ये था कि मान लीजिए कि हमारे बच्चों की शादी है तो वहाँ पर हम कम अमाउंट में खरीद कर
अपने बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों की शादी में जो है तो लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखें तो मान लीजिए कि आज आप 1 लाख रुपए का सोना खरीदते हैं और हो सकता है कि वो 2 साल के बाद 2 लाख का हो गया या फिर 3 साल के बाद 2 लाख का हो गया, तो महीने में आपको जो भी 5,000 7,000 रुपए का जो रिटर्न मिल रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी इनकम ही मानी जाती है। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना भी एक बहुत ही बेस्ट तरीका हो सकता है, क्योंकि जितनी डिमांड बढ़ रही है उतना ही इसका जो है तो रेट भी बढ़ता जा रहा है। अब बात आती है कि शुभम भाई खरीद तो लेंगे लेकिन रखेंगे कहाँ, मान लीजिए घर में चोरी हो गया तो इसके लिए आप बैंक का लॉकर यूज़ कर सकते हैं, बैंक में रखवा सकते हैं। और बाकी चैन हार वगैरह खरीदना ही क्यों है, आप गोल्ड के बिस्किट खरीद सकते हैं और उसको जो है तो छोटा सा रहता है, उसको आप कहीं भी रख दीजिए या फिर आप चाहें तो बैंक के लॉकर में रखवा सकते हैं। तो गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत ही बेस्ट तरीका हो सकता है। तो बताइए इन 6 तरीकों में से सबसे बेस्ट तरीका आपको कौन सा लगा और इनमें से कौन से तरीकों को आप अपनाते हैं या फिर आप किस तरीके में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या आप ज़मीन खरीद रहे हैं या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मुझे पता चलता है कि आप एक्चुअल में किस दिशा की ओर जा रहे हैं या फिर कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए, अपना प्यार बनाए रखने के लिए हमारा जो परिवार है वो 8 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच गया है। इतना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी यहाँ स्क्रीन में आपको जो है तो और भी बिजनेस आइडिया की वीडियो दिख रही हैं, तो इन्हें भी आप देख सकते हैं। बाकी ऐसे ही नए नए बिजनेस आइडिया, इन्वेस्टमेंट की और भी वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। चलिए, अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।